राम राम किसान मित्रों, धान में लगने वाला ब्लास्ट रोग बेहद ही खतरनाक है, जो कि अपनी अधिकता के अनुसार 70 से 80% तक उत्पादन को कम करने की क्षमता रखता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी ब्लास्ट रोग के बारे में और उसके नियंत्रण के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि यह किस फंगस की वजह से लगता है, इसकी पहचान क्या है, किन किन परिस्थितियों में यह लगता है, यह कितने प्रकार का होता है, जैविक रोकथाम के तरीके क्या क्या हैं और रासायनिक नियंत्रण कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इत्यादि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंगस की। तो इसमें पायरिकुलारिया ओराइजी नाम का या मैग्नोपार्था नाम का फंगस होता है, जिसकी वजह से यह रोग जो है वो लगता है। बात करें अगर पहचान की, तो पत्तियों पर नाव आकार के धब्बे पड़ जाते हैं या जो शीर्ष पत्ती है वो सड़ करके टूट कर गिरने लगती है। तने की गांठों पर धब्बे पड़ने लगते हैं और इससे जो बालियां निकलती हैं इन पौधों में वो सफ़ेद निकलती हैं। इन जो गांठें हैं इन्हें हम अगर थोड़ा सा बल लगाते हैं तो ये टूट करके गिर जाती हैं। या फिर बालियों की जो गर्दन है वहाँ पर पाउडर जैसा दिखता है, साथ ही बालियाँ टूट करके गिर जाती हैं और दाने में दूध भराई का काम भी नहीं हो पाता है। या बाली के दानों पर जो है पाउडर जैसा कुछ दिखने लगता है या काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये सारे इनकी पहचान है। बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। ब्लास्ट रोग कई प्रकार का होता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जिन जिन भागों पर लगते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर पत्तियों पर लगा है तो उसे हम लीफ ब्लास्ट कहते हैं। तनों पर अगर लगा हुआ है तो उसे हम नोड ब्लास्ट कहते हैं। शीर्ष पत्ती पर लगा हुआ है तो उसे हम कॉलर ब्लास्ट कहते हैं। बालियों के गर्दन पर लगा हुआ है तो उसे नेक ब्लास्ट कहते हैं। बालियों के दानों पर अगर लगा हुआ है तो उसे हम पैनिकल ब्लास्ट कहते हैं। कुल मिलाकर ये 5-6 प्रकार के होते हैं, जो कि धान में शुरू से लेकर के आखिरी तक कभी भी लग सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा और अगर आपके खेत में लगते हैं तो उचित नियंत्रण करना होगा। बात करते हैं किन किन कंडीशंस में ये लग सकते हैं, कौन कौन सी पर्यावरणीय स्थितियां हैं जो बनती हैं तब ये लगते हैं, या हमारी कुछ गलतियां हैं या किन वजहों से ये पड़े रह जाते हैं और लग जाते हैं। तो ब्लास्ट का जो बीजाणु है वो वर्ष भर जो है हवा में जिंदा रहता है। यानी अगर किसी भी आपके पड़ोसी के भी में लगा हुआ था तो आपके पर्यावरणीय हवाओं में वो उपस्थित रहेगा ही। या जिसकी फसल में लगा हो, जैसे कि धान के पराली में रह जाते हैं। अक्सर लोग सड़ा देते हैं अगर केमिकल डाल करके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कुछ लोग जला देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मिट्टी में रह जाते हैं। तो लंबे समय तक अगर बादल छाए रहते हैं या बरसात होती है या बूंदाबांदी होती रहती है तो ऐसे में ये एक्टिव हो जाते हैं और फसलों पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मौसम में अगर 90% का नमी है या इससे अधिक की नमी है और 5 से 7 दिन तक या 10 दिन तक ये जो मौसम है वो ऐसा ही बना रहता है, तो ऐसे में भी यह रोग जो है वो लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और ऐसे में लग भी जाते हैं। पाँचवा बात करें अगर तापमान जो है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता है तो भी यह लग जाता है। फिलहाल इस साल जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, लगभग 40-42 तक चल रहा है इस समय। तो बहुत कम देखने के लिए ऐसा रोग हमारे क्षेत्र में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप यूरिया का प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं तो भी आपको ऐसे जो दिक्कतें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर यूरिया ज़्यादा प्रयोग किए हैं और ऐसी कोई भी परिस्थितियां बनती है तो आप में सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपको चलते चलते थोड़ी सी एक जानकारी और दे देते हैं कि यह सबसे पहले अपने भारत देश में ही 1918 में देखा गया था। तब इसका नाम चावल का बुखार नाम से दिया गया था। बाद में इसमें और भी जगहों पर देखा गया और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नाम रखे गए। जैसे जैसे पौधों में लगा वहाँ पर नाम रखे गए, उसके बारे में मैंने तो पहले ही चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं इसके जैविक नियंत्रण या फिर पारंपरिक तरीके से नियंत्रण करने के तरीकों को। तो ब्लास्ट प्रतिरोधी किसमें हमें लगाना चाहिए। दूसरा, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने से बचें। तीसरा नंबर, जो यूरिया की आवश्यक मात्रा है जैसे 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है, तो इस मात्रा को आप 3 बार में प्रयोग करें। पहला जैसे रोपाई करते हैं वैसे ही, उसके 15 दिन बाद दूसरी खुराक और तीसरी खुराक जो है 50 से 60 दिन के भीतर दे दें। गोभावस्था में आने से पहले मतलब आपकी सारी जो 120 किलोग्राम है वो पड़ जानी चाहिए, यानी 40-40 किलोग्राम के हिसाब से 3 बार में पड़ना चाहिए।
नर्सरी निकाल लेते हैं और 1-2 दिन नहीं लगाते हैं, सूख जाती है नर्सरी, तो ऐसी नर्सरी लगाने से बचें। सूखी हुई नर्सरी में ये रोग ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। छठी बात है कि देर से रोपाई करने से बचें। देर से रोपाई करते हैं उसमें भी ऐसे रोग जल्दी लगते हैं। 7वें नंबर, कटाई के बाद पराली को खेतों से हटा दें या फिर उसमें डिकम्पोजर डाल करके सड़ा दें। वैसे जलाना भी है, लेकिन इस समय आप देखते हैं नए नए हर समय कानून बदलते रहते हैं, तो पराली जलाने पर जो है जुर्माने भी पड़ रहे हैं। तो पराली जलाने की सलाह तो मैं कदापि नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, डिकम्पोजर डाल करके आप उन्हें सड़ा सकते हैं। आपके लिए खाद का भी काम करेगी और जो ये फंगस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। 8वां नंबर है, नर्सरी के जो बीज हैं उन्हें उपचारित करके। अभी हम पारंपरिक तरीके की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जैविक जो हैं उन्हीं की बात करेंगे। जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस आता है, उसे 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से आप डाल सकते हैं और जो है बीज शोधन का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसी स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से मिट्टी को भी उपचारित कर सकते हैं, जो कि 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से होगा, और आप मिट्टी को भी शोधित कर सकते हैं। दोनों में से अगर आपने नर्सरी शोधन का काम नहीं किया है, बीज नर्सरी के बीज का शोधन नहीं किया है, तो मिट्टी का ही शोधन कर दीजिए। अच्छा, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, ये रोग आएगा ही नहीं। 9वें नंबर पर है, संभव हो तो जड़ शोधन का भी कार्य कर ले, यानी नर्सरी उखाड़ें और उसकी जो जड़ें हैं उसे इसी स्यूडोमोनास के घोल में आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद रोपाई करवाने का काम करें। 10वां नंबर है, रोपाई के 45 दिन बाद स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का 0.5% की दर से छिड़काव कर लें, और ये 10-10 दिन पर 3 छिड़काव करना होता है। तो ये थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है आपके लिए, या थोड़ा मेहनती काम कह सकते हैं हम, पड़ सकता है, पर जैविक तरीका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो थोड़ी मेहनत भी करना बनता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। तो रासायनिक नियंत्रण में कुछ सावधानियां हैं, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सावधानियां, पहली सावधानी है, कवकनाशी का ज़्यादा या कम मात्रा में प्रयोग ना करें, इससे फसलों पर इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा नंबर, सावधानी की छिड़काव प्रातः 11 बजे से पहले करें या फिर शाम को 3 बजे के बाद में ही करें, उससे पहले ना करें। तीसरी नंबर सावधानी जो है, छिड़काव दोपहर में कभी भी ना करें। चौथी नंबर की सावधानी है, पानी की आवश्यक मात्रा का ज़रूर प्रयोग करें। अगर पानी की आवश्यकता मात्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप दवाओं को भी पानी के अनुसार से ही कम कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कुछ इफेक्ट जो है वो पौधों पर देखने के लिए मिल जाए। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से रासायनिक नियंत्रण हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला, बीज शोधन का कार्य आप कर सकते हैं, जो कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कैप्टान, कार्बेंडाजिम, थीरम या ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग करके बीज शोधन का काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर, बीज शोधन का कार्य अगर नहीं कर पाए हैं तो जड़ शोधन का कार्य कर लीजिए। जड़ शोधन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी दवाएं जो हैं वो यही कैप्टान, कार्बेंडाजिम, थीरम या ट्राइसाइक्लाजोल आप ले सकते हैं। नंबर 3, फंजीसाइड दवाओं का प्रयोग करते समय एंटीबायोटिक का ज़रूर से प्रयोग करें। एंटीबायोटिक के रूप में सबसे सस्ता जो आता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, जो कि 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। मुश्किल से 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है। वहीं अगर आप चाहें तो कासुगामाइसिन का भी 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अपने फंजीसाइड दवाओं की। तो इसमें हमारी सबसे पहली दवा है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% ESC फार्मुलेशन में, जो कि अमिस्टार के नाम से आती है, सजेंटा की है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में प्रयोग करना है। आपको बता दें कि जितनी भी दवाएं मैं बता रहा हूं वो सब 200 लीटर पानी में ही प्रयोग करना है आपको। दूसरे फंजीसाइड दवा की बात करें तो है हमारा प्रापिकोनाजोल 25% EC, जो कि टिल्ट के नाम से आता है। सजेंटा और ये क्रिस्टल दोनों का ही आता है। 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा नंबर हमारी दवा है क्लोरोथालोनिल 75% WP, जो कि सजेंटा की कवच के नाम से आती है। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसमें ट्रांसलैमिनर गुण भी पाए जाते हैं और डबल एक्शन भी पाया जाता है। अगली दवा हमारी है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ESC फार्मुलेशन में आती है, जो कि कस्टोडिया के नाम से आती है। अडामा की है। 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अगली दवा हमारी है जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन है 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। यस्सी फार्मूलेशन में आती है, जो कि आती है धानुका की गोडीवा सुपर के नाम से। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगली हमारी दवा है टाइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% प्लस टेबुकोनाजोल 50% ESG फार्मूलेशन में, जो कि बायर की नटीबो के नाम से आती है। इसका प्रयोग आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। कहीं कहीं या कुछ यूट्यूबर्स ये भी बताते हुए मिल जाएंगे, कृषि सलाहकार ये बताते हुए मिल जाएंगे कि इसका प्रयोग आपको 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी कर सकते हैं आप, या वही सुझाव देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ब्लास्ट रोग ही लगा हुआ है तो आप 80 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉल्स स्मट यानी जो हल्दी रोग होता है वो भी लगा हुआ है, या उसे लगने की संभावना है, आपके पिछले साल लगा हुआ है तो हो सकता है इस साल भी लगे, तो ऐसी स्थितियों में आप 160 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपका 80 ग्राम सीथ ब्लाइट है, ब्लास्ट है किसी प्रकार का, या BLB है, उस सब में काम करेगा। 80 ग्राम में ही आपका काम हो जाएगा। और 100 ग्राम की पैकेट आती है तो 100 ग्राम भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अगली दवा हम बात कर लेते हैं। एजॉक्सिस्ट्रोबिन 16.7% प्लस ट्राइसाइक्लाजोल 33.3% यस्सी फार्मूलेशन में, जो कि एजोटिक्स के नाम से आती है, क्रिस्टल की है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली दवा हमारी है पाइक्लोस्ट्रोबिन 7.05% प्लस प्रापिकोनाजोल 11.7% यस्सी फार्मूलेशन में आती है, जो कि गैलेलियो वे के नाम से आती है। 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जैसी अवस्थाएं हैं उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल इसके बाद में भी रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।